जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम नर्सिंग असिस्टेंट के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी हम एक और टेस्ट पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टेस्ट पेपर को आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है बिना किसी स्किप के, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं बहुत ही आईएमपी और एग्जाम आने वाली एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सोनू आर्मी क्लासेस ऐप में। नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको ये फ्री में इसकी टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि एक ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए जो कि जनरल नॉलेज का है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में 40 मार्क्स के, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? लास्ट जो पेपर था हमने G20 के बारे में आपको बताया था कि अभी ये रिसेंट इंडिया में ही हो रहा है। तो अभी इसकी थीम क्या रखी गई है? जब हर साल इसकी थीम बदलती है, इस साल इंडिया में हो रहा है तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है फ्रेंड्स, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सनी डेज पुस्तक किसकी है? हु रोड द बुक सनी डेज? तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा लिखी गई, किसकी पुस्तक है? ये सुनील गावस्कर की। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय, किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये स्वीडन के द्वारा। बार्क क्या है? व्हाट इज बार्क? इसका फुल फॉर्म, टर्मिनोलॉजी या फिर फुल फॉर्म एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म है फ्रेंड्स? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व मानव अधिकार मनाया जाता है 10 दिसंबर को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? वेयर हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? तो कौन से देश से ली गई है फ्रेंड्स? ये ब्रिटिश देश से ली गई है संसदीय प्रणाली। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये खड़गवासला। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि दो आंसर माइंड में आते हैं। एक तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी और दूसरा आता है माउंट बेटन। अब दोनों में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर तो फ्रेंड्स पहले आपको बता दूं, लॉर्ड माउंट बेटन होगा। और ये क्यों होगा? अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि स्वतंत्र, क्योंकि ये जो दोनों ही गवर्नर जनरल है दोनों स्वतंत्र भारत के ही हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, अगर भारतीय इंडियन पूछा जाए तो इंडियन कौन थे? चक्रवर्ती। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें आंसर आएगा लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टायर पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टायर पार्क इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में स्थित है फ्रेंड्स? ये वेस्ट बंगाल। फ्रांस की राजधानी, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, कैपिटल से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, करेंसी और कैपिटल्स पढ़ना है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें चांसेस हैं ज़्यादा आने के। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जीके का पोर्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का पोर्शन। 5 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। क्वेश्चन है, नेहा की वर्तमान आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी है। तो नेहा की आयु, वर्तमान आयु मतलब वर्तमान आयु मान लेते हैं हम, नेहा है तो एन से डिनोट कर लेते हैं। अब किसके बराबर है? 2 वर्ष पूर्व। रीता की आयु आर से डिनोट कर लेते हैं, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की आयु जो होगी रीता की, उसकी दुगनी है। जैसे ये सेंटेंस हमने इस तरह से बनाया है कि नेहा की जो प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है रीतास एज। कौन सी एज रीता की? 2 ईयर एगो, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन गई है।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का डिफरेंस अंतर 2 वर्ष है, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, तो आपको नेहा की आयु पूछी गई है। तो हम एक काम करते हैं, जहाँ पर भी रीता की आयु है वहाँ पर इस इक्वेशन से पहले तो हम नेहा की आयु के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2, इधर आके 2 माइनस हो जाएगा, और ये r, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो पूरी नेहा की आयु हम कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, n-2, ये -2 ऑलरेडी था, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये 2n-4 n 2n 4 2 8, n इधर आके ये n इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8। तो नेहा की वर्तमान आयु कितनी आई, 8 वर्ष, 8 ईयर्स। तो इस तरह एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर सेक 60, कोसेक 60 और टेन 45, अगर आपको इनकी वैल्यू याद होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आप साइन, कॉस और टेन, अगर आप ज़्यादा लर्न नहीं करना चाहते, याद नहीं करना चाहते, तो सिर्फ इन तीनों की वैल्यू याद करिए। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, अगर कॉसेक की वैल्यू निकालना हो तो 1/sin थीटा कर दीजिएगा, तो कॉसेक की आ जाएगी। कॉस की निकालना हो तो सेक की निकालना हो तो 1/cos थीटा कर दीजिएगा, और कॉट की निकालना हो तो 1/tan थीटा कर दीजिएगा। तो इन तीनों की वैल्यू सिर्फ याद कर लीजिए, इनका रिवर्स कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे तो आपको बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, सेक 60 की वैल्यू, अब मुझे सेक 60 की वैल्यू नहीं आती है, मुझे सिर्फ कॉस 60 की वैल्यू आती है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसको रिवर्स कर दोगे तो सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 2 आ जाएगी। तो वो यहाँ पुटअप कर देते हैं। इसी तरह से कॉसेक और साइन में रिलेशन होता है, तो साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, वो होती है √3 / 2। अब इसे कॉसेक 60 में कन्वर्ट करना हो तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो 2 / √3 आ जाएगी वैल्यू, और tan 45 की 1 होती है। तो इस तरह से ये 3 रेशो याद कर लीजिए, बाकी के आपको याद हो ही जाएंगे, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 √3 + 2 √3। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 40 days? तो फ्रेंड्स एक फार्मूला टाइम और वर्क का बेसिक फार्मूला है। अगर इस तरह से इजी आते हैं आपको, जैसे मैं पहले तो फार्मूला बता दूं, m1 d1 t1 w1 = m2 d2 t2 w2। अब यहाँ पर m क्या है, ये मैन है, ये क्या है, डेज है, ये है टाइम, और ये क्या है, वर्क, ये रिलेशन होता है। तो इसमें से आपको उन रेशोज़ को लेना है, साथ साथ उन वेरिएबल्स को लेना है जिनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हो। जैसे यहाँ पर मेन दिए हैं और काम की बात हो रही है और दिन दिए हैं, मतलब m1, 8 मेन कितने, m1 की वैल्यू आ गई, कितने दिन में, डेज भी दे के रखे 10, और काम क्या है, पीस ऑफ वर्क मान लिया 1 है वो। m2 पूछा है, d2 आपको 40 डेज दे रखे, टाइम यहाँ नहीं दिया इसलिए हम टाइम को मानेंगे नहीं, टाइम अगर होता तो टाइम भी इंक्लूड कर लेते, और यहाँ पर वर्क सेम है इसलिए दोनों की वैल्यू या तो x ले लीजिए या 1 1 ले लीजिए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल होकर कितना आएगा, 4 2 8। तो कितने मेन रिक्वायर्ड रहेंगे, 2 मेन। तो ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है तब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा हो कि मेन दिए हों, आदमी दिया हो, दिन दिए हों और काम, इनमें रिलेशन पूछा हो, इनसे रिलेटेड अगर इस तरह से क्वेश्चन आए और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो क्वेश्चन में, इजी टाइप का हो, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, 2 मेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सिक्के को उछाला जाता है फ्रेंड्स, 2 सिक्के मान लिया उछाला, तो सिक्के के ऊपर या तो हेड होता है टेल, तो मान लिया 2 सिक्के एक साथ उछाले, तो सबसे पहले सिक्के पे आया टेल, दूसरे पे हेड आ गया। दूसरी बार उछाला तो क्या आया, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। तीसरी बार अगर उसको टॉस किया तो दोनों पे हेड आया। 4th टाइम अगर उसको टॉस किया तो दोनों पे टेल आया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या,
तो टोटल आउटकम आपकी कितनी है, 4 है। और आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल और जो आपकी डिज़ायर है वो, तो टोटल तो 4 है, अब डिज़ायर कितनी है आपकी, क्या चाहिए आपको, गेटिंग 2 हेड्स। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन में 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कितनी बार आएगा, सिर्फ इतने कॉम्बिनेशन में एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ही बार 2 हेड एक साथ आ सकते हैं। तो आउटकम या फिर आपकी डिज़ायर आपकी क्या होगी, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दोनों सिक्कों पर हेड। तो वो कब आ सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। यदि दो आयतों की लंबाई का अनुपात ये है और चौड़ाई का अनुपात ये हो, तो आयतों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, आयतों की लंबाई L1/L2 दे के रखा है 4/5, और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ B1/B2 वो 1/2 दिया है। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू A1/A2 पूछा है, जो कि होता है L1 B1 L2 B2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। L1, इन दोनों का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो L1 B1 आ जाएगा डिवाइड बाई L2 B2 आ जाएगा, कितना आएगा 4/5 इंटू 1/2। तो कितना होगा 4 1 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10, 4/10 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन आ गया है, क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन फिजिक्स का है। फिजिक्स के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए टेम्परेरी मैग्नेट्स आर मेड अप बाय, किसके बनाए जाते हैं ये। तो फ्रेंड्स अस्थायी चुंबक जो है वो किसके बनाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, इनको मैग्नेटाइज करना भी इजी होना चाहिए और डीमैग्नेटाइज करना भी, चुंबकत्व धारण करना भी इनका आसान होना चाहिए और चुंबकत्व को, चुंबकीय गुण को हटाना भी आसान होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी किससे हो मिल सकती है, सॉफ्ट आयरन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नियम से भी जाना जाता है। जी का मात्रक क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ जी। तो फ्रेंड्स जी क्या है, इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहाँ से आएगा ये, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, G m1 m2 डिवाइड बाय r², यहाँ से मिलेगा हमें जी। ये फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन होती है। इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है। द्रव्यमान ये भी केजी है और ये भी केजी है। द्रव्यमान की जो ऐसा यूनिट होती है, मास की ऐसा यूनिट के किलोग्राम होती है। और ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस या दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। क्यों दिखाई देता है फ्रेंड्स, इसके पीछे जो कारण है वो है स्कैटरिंग का, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, पहले तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि प्रकाश जो है, लाइट सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, इसमें कितने 7 कलर होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये प्रकाश की किरण एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर मॉइस्चर या फिर धूल के कणों से टकराती है, तो ये क्या करती है, अपने जो 7 कलर्स होते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। अब टूटने पर हमें टूट जाती है, तो उससे हमारा जो आकाश है वो नीला ही क्यों दिखाई देता है, टूटने से क्या। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल की सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी की सबसे कम होती है। जैसे आपने
बेजानी हेपी नाला, ये पढ़ा होगा। तो ये लाल कलर सबसे लास्ट में होता है। इधर से इधर जाने पर क्या होती है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कम होती है। ठीक है, अभी डिक्रीज होगी, कम होगी, तो सबसे कम किसकी होती है, लाल की सबसे ज़्यादा होती है और नीले की सबसे कम होती है। अब नीले प्रकाश के सबसे कम होने के कारण क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसकी प्रकाश का प्रकीर्णन नीले प्रकाश का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। इसलिए हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि तरंग की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, हर्ट्ज। बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, 60 मार्क्स के, और अच्छे लेवल का भी पूछा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का भाग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो फ्रेंड्स जीवमंडल जो है, जीवमंडल वो किस किस से मिलकर बना है, जीवमंडल वो पार्ट है जहाँ पर जो जीव है, जीव जंतु है वो रहते हैं, जैसे कि हम हैं, हम जहाँ पर रहते हैं। तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, इसमें है हाइड्रोस्फीयर भी आता है, जलमंडल आता है जैसे तालाब, नदियाँ, स्थलमंडल भी इसमें आता है, लिथोस्फीयर जिसे कहा जाता है, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसमें एटमॉस्फेयर जो जीवमंडल है, जीवमंडल में एटमॉस्फेयर पूरा नहीं आता है, एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है वो क्या कहलाती है, क्षोभमंडल कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। तो ये इसके अंदर आती है। जीवमंडल की बात करी है यहाँ पर, बायोस्फीयर की बात करी है और दूसरे मंडल की बात नहीं करी है, इसलिए ये तीनों जो चीज़ें हैं इसमें आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो है जीवमंडल के भाग हैं। पक्षियों के पंख हैं, विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड हिंडलिम्स होते हैं, न्यू स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर पूर्णांक वृद्धि होती है, आउटग्रोथ है ये, या फिर संशोधित अग्रपाद है, मॉडिफाइड फैलिम्स। तो क्या है ये, पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये जो पैर होते हैं, अग्रपाद जिन्हें कहा जाता है, उनका मॉडिफाइड वर्जन है ये, इसलिए क्या होते हैं ये, संशोधित अग्रपाद, मॉडिफाइड फोरलिम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण की संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाम लिखने का सही तरीका है, एज पर द कोड ऑफ नोमेनक्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम लिखने का सही तरीका कौन सा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो जीन्स होता है, जीन्स का नाम किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, और स्पाइसेस यानी कि उनकी जो प्रजातियां होती है, प्रजातियों का स्मॉल लेटर में नाम लिखा जाता है। तो इसमें से जो जीन्स है वो कौन सा है, अमीबा क्या है, जीन्स से, तो उसका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ठीक है, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल। अब क्या करेक्ट ढूंढना है हमें, प्रजातियों के नाम, स्पेसीज के नेम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो इसमें कैपिटल लेटर है, इसमें भी कैपिटल लेटर है, तो करेक्ट वे कौन सा होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन है दोनों सेम हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो मैच कर ही नहीं रहा। हमारा आंसर क्या है, ये है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है नॉमेनक्लेचर का तरीका है, जिसमें जीन्स का नाम जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, प्रजातियाँ जो होती है उनका नाम स्मॉल लेटर में आना चाहिए। चलिए, पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग, द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज कौन सा होता है, कैबेज का कौन सा पार्ट खाया जाता है। तो क्या फ्लावर खाते हैं, या उसका पुष्पक्रम खाते हैं, वेजिटेटिव बर्ड खाते हैं, या फिर फ्रूट खाते हैं उसका। तो फ्रेंड्स क्या खाया जाता है उसका, वेजिटेटिव बर्ड, यानी कि वनस्पति जो कली होती है ना उसकी, वो खाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों और एंटीबॉडीज़ के निर्माण, मरम्मत और विकास के लिए क्या आवश्यक है, एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ मसल्स एंड एंटीबॉडीज़। क्या ज़रूरी होता है इसके लिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, नीड्स प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का एक घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, या फिर सभी होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो, कौन सा है कंपोनेंट क्लोरोफिल का इसमें से। तो इसके लिए आपको क्लोरोफिल का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, C55H72O5N4Mg। ये फार्मूला मैंने लिख तो दिया है, इतना ज़्यादा आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्लोरोफिल ए का, ठीक है, उसका है ये फार्मूला। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इतनी जो एलिमेंट्स हैं इनसे मिलकर बना है ये। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन है इसमें होती है, कार्बन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन दिया होता है तो वो भी करेक्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन भी इसमें होता है। तो इसका घटक कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ, अ सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन पैरासाइट दैट लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन इज, जो हानि नहीं पहुंचाता है, पैरासाइट तो है लेकिन हमें हानि नहीं पहुंचाता है, तो वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स क्या नाम है उसका? ई कोलाई, जो कि कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव, एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इज, सभी होते हैं वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा असेंशियल जो है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कितनी लंबी होती है फ्रेंड्स? ये 32 फीट, 32 फीट। निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कार्बनिक कृषि करिए, या फिर स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की आज यहाँ इस बार यहाँ खेती कर ली, यहाँ नहीं अगली बार वहाँ, फिर इसको छोड़ देना है, इस तरह से खेती करना, या फिर उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन करना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जो फसलें होती हैं उनको उगाना, या फिर कांच के घरों को उगाने वाले पौधे जो होते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन ग्लास हाउस, उसमें आपको प्लांट्स को उगाना चाहिए। तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कौन सा है, सुटेबल फॉर इन्वायरमेंटल पर्पस? तो वो होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें पैरासाइट्स, दवाइयाँ, खाद, इसका कम उपयोग हो, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण ना हो, इसलिए ऑर्गेनिक कृषि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स के जनक, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है? किसे माना जाता है फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। फाइलम मोलास्का के अंतर्गत निम्नलिखित जानवर होते हैं, द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम मोलास्का। तो फ्रेंड्स ये जो संघ होते हैं, ये संघ सारे आपको फाइलम्स पढ़ना है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी 26 फेब को क्वेश्चन पूछा गया था फाइलम से रिलेटेड। अभी हम मोलास्का की बात करें तो मोलास्का में क्या आते हैं, तो मोलास्का के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इनमें लगभग जो जीव होते हैं सभी क्या होते हैं? पानी में रहने वाला, तो पानी में पाए जाने वाले होते हैं, लेकिन सारे पानी में नहीं पाए जाते, कुछ कुछ स्थल में रहने वाले कुछ टाइम के लिए स्थल पर भी आ जाते हैं। तो दोनों टाइप के जीव इसमें होते हैं, और इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो उनके जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, उनका मुंह होता है ये, और मिडल पार्ट होता है, इस तरह से 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इसमें स्नेल, ऑक्टोपस, कोड़ी जिसे कहा जाता है, कोड़ी जिसे हम खेलते भी हैं, वो वाइट वाइट सी बाद में मरने के बाद में वो बनती है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों जानवर किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? फाइलम मोलास्का के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। किस प्रकार के पौधे बहुत लंबे होते हैं और कठोर और मोटे भूरे रंग के तने वाले होते हैं? तो क्या ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पर, वृक्ष होते हैं, पेड़, झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों के तने तो मोटे होते नहीं, बहुत पतली होती हैं, जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स जो होती हैं वो भी इतने मोटे नहीं होते हैं सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, कठोर भी होते हैं, मोटे होते हैं, हार्ड थिक होते हैं और ब्राउन स्टेम के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस, जियोलॉजी, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी, अस्थि विज्ञान, या फिर ऑस्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स किसके अंतर्गत किया जाता है? अस्थि विज्ञान, ऑस्टोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज फेलियर ऑफ ब्लड क्लोटिंग? तो किसके कारण होती है? विटामिन के। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? उसमें विटामिन के भी शामिल होता है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो राइट आंसर होगा आपका विटामिन के। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। केमिस्ट्री का है 15 क्वेश्चन। इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? वो गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर से रिलेटेड रिसर्च, अल्फा कण पार्टिकल और ये सब किसने किया था? रदरफोर्ड। तो नाभिक की खोज, इसलिए नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन एटम फॉर्म्स? कार्बन परमाणु किस प्रकार का बंध बनाता है? तो फ्रेंड्स कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो ये जो होता है, ये ध्यान रखना आपको, इसके वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध क्या कहलाता है? किस टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसमें क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें बनता है सहसंयोजी बंध। तो फ्रेंड्स ये कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? अब हमने बता तो दिया कि ये कोवेलेंट है कि सहसंयोजी बंध बनाता है। तो फ्रेंड्स इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर सकता है? इन 4 इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉनों को देना इसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी थोड़ा टफ हो जाएगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे पाएगा और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके 8 हो जाएंगे और 8 हो जाएगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगा ये। तो उसके लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कोई इसको आसानी से दे नहीं सकता, कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है इजीली कोई भी एटम, और ना ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो क्या प्रॉब्लम आएगी फिर? क्या करेगा फिर ये? तो ये क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन की। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है। इसलिए क्या बनाता है ये? सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट आप सभी को पता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये किसका और है, या फिर एल्यूमिनियम का और कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। ठीक है, अब बॉक्साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम? तो क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्यों कहा जाता है? इसका फॉर्मूला ये होता है Al2O3.2H2O। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसलिए इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनाकार ठोस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड का पता होगा आपको, मैं बता चुकी हूँ, प्रीवियस टेस्ट पेपर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होती है कि जो संरचना होती है इसकी फिक्स नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं एटम्स जो होते हैं, वो अरेंज प्रॉपर वे में अरेंज नहीं होते हैं अमॉर्फस सॉलिड में, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है फिक्स नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल जो है इसमें आइस और क्वार्ट्स, ये तो क्या है? सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। और जो रबर होता है, रबर किस में आता है? अमॉर्फस सॉलिड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो फ्रेंड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है ऊष्माक्षेपी जिसमें एनर्जी क्या होती है? मुक्त होती है, रिलीज होना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। चूना पत्थर का बिना बुझे चूने में परिवर्तन, इसके आप केमिकल रिएक्शन जब देखोगे तो इसमें क्या होती है? एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर रहती है, इसलिए ये क्या है? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। जल का विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन के लिए एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए उसको, इलेक्ट्रोलिसिस, उसको प्लस माइनस में तोड़ने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए। तो ये भी क्या है? ऊष्मा में अवशोषित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये क्या है? एंडोथर्मिक है, नहीं है ये एक्सोथर्मिक।
श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि C6H12O6 ग्लूकोज किसकी हेल्प से, मान ऑक्सीजन की हेल्प से किसमें टूट जाता है, CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है और साथ ही क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है इसमें। इसके अपोजिट प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 और H2O दोनों मिलकर किसका, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ये, इसलिए क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको रहती है, इसलिए ये भी क्या है, ऊष्माशोषी है। तो कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई, श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला है, कोल क्या है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक एलिमेंट है, कार्बन का बना होता है, इसमें और कोई जो एलिमेंट से प्रेजेंट नहीं होते, ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन कोल, सो इट इज़ तत्व, एलिमेंट, ये एक तत्व है, इसमें दूसरे तत्व शामिल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। तो फ्रेंड्स रिएक्टिविटी जो है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स होंगी वो सारी क्या कर देती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाली कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। रिएक्टिविटी नीचे आने पर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसके नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये और प्लेटिनम ये सारी मेटल्स प्रेजेंस होती हैं। तो हाइड्रोजन गैस को वही मेटल्स रिप्लेस करेगी जो इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। तो इनको छोड़ के बाकी की सब क्या होती है, हाइड्रोजन के ऊपर ही होती है। तो नीचे वाली याद कर लीजिए, याद करने का तरीका, ट्रिक भी बता देती हूँ आपको कि नीचे हाइड्रोजन के नीचे जितनी मेटल्स है वो याद कर लीजिए, उनको छोड़ के जितनी भी बची कुची मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, रिप्लेस कर देंगी। तो हाइड्रोजन के नीचे इनमें सब में से ये सारी तो हाइड्रोजन के ऊपर ही आती है। कौन सी आती है, सिर्फ कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये आती है। तो कौन से रिप्लेस नहीं करेगी, नहीं देगी हाइड्रोजन गैस, कॉपर नहीं देगी, क्योंकि धातुएं क्या करती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो ये कब रिमूव करेंगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल होंगी वो रिप्लेस करेंगी। तो वो आपको टेबल रिएक्टिविटी जो मेटल्स की है वो याद करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल यानी कि ब्रास किसका अलॉय है, मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स किसकी मिश्र धातु है ये, तांबा और जिंक, कॉपर एंड जिंक की। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, द एलिमेंट विथ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको याद करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती जाती है, कम होती है, और लेफ्ट से राइट जाने पर भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इन सभी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तो एक ही पीरियड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इससे पहले भी, इनसे पहले कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्रांसियम। फ्रांसियम की आप पोजीशन देखोगे ना, बिल्कुल ऐसे कोने में होगी, जहाँ से ये टेबल स्टार्ट होती है ना, पीरियोडिक टेबल हमारी बनती है, उस पीरियोडिक टेबल का लास्ट जो कॉर्नर होगा वहाँ पर फ्रांसियम प्रेजेंट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट मोस्ट है और ऊपर से सबसे नीचे है। तो ऊपर से नीचे आने पर कम होती है और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। तो इधर से भी कम है और ऊपर से नीचे आने पर भी कम है, इसलिए सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हुआ, फ्रांसियम। इसकी पोजीशन एक कोना याद रख लीजिए, इस कोने से, कॉर्नर से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों। हीलियम इज प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन इन अ बलून फिल्ड विथ एयर, बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो एयर हॉट बलून्स होते हैं जिनमें यहाँ पर आग जलाते हैं उसमें हीलियम भरी जाती है। क्यों, क्योंकि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है जो कम रिएक्टिव होती है, जो रिएक्शन नहीं करती है, जलती भी नहीं इतनी आसानी से, इसलिए इसको भरा जाता है हाइड्रोजन की जगह पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, डज नॉट फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर बिकॉज इट इज़ अ इनर्ट गैस। कौन सी, हीलियम। और हाइड्रोजन विस्फोट कर सकती है, एक्सप्लोजिव हो सकती है, इसलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OH का आणविक द्रव्यमान क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। मॉलिक्यूलर मास 26 फेब को क्वेश्चन पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का
कैसे निकाला जाता है? कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 प्लस 1 होता है, 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का अगेन 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20 प्लस 2 22 प्लस 10 32, कितना आया? मॉलिक्यूलर मास 32। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस का उत्पाद होता है, वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले तो बता दूं कि वाटर गैस होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जो वाटर गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वाटर गैस। अब ये बनती कैसे है ये इन्होंने पूछा है। तो रेड हॉट कोक जो होता है, गरम कोक, उसको भाप से गुजारने पर आपको वाटर गैस मिलेगी। तो पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक यू विल गेट वाटर गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड? चलिए इसको याद करने की ट्रिक आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर AL ग्रुप आया है आपकी स्पेलिंग में तो ये क्या होता है? एल्डिहाइड। ये तो एल्डिहाइड का हो गया। चलिए तो हमारा राइट आंसर में मिल गया प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल ऑल किसके लिए होता है? अगर अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप पूछा जाए तो OL ग्रुप आता है। प्रोपेनोन, अब प्रोपेनोन किसके लिए यूज़ किया जाता है? कीटोन। अगर कीटोन ग्रुप पूछे तो क्या शब्द आएगा उसमें? ओन, ओन वर्ड आना चाहिए, तो वो होता है कीटोन। तो ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और प्रोपेन, प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन है ये। प्रोपीन के साथ क्या होता है? एल्किन ग्रुप का होता है, एल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ये उसकी कैटेगरी में आता है। तो आप पहचान लोगे। अब अगर आपको कोई सा भी ग्रुप पहचानने के लिए बोला तो ये उसकी याद रखने की ट्रिक है। तो हमारा राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइपो। उसका रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हाइपो यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। चलिए आपको होमवर्क में इसका फॉर्मूला देती हूँ मैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2MnO4 में मैग्नीशियम की उपचय अवस्था ने ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी है। क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, कैसे निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ऑक्सीजन और पोटेशियम की आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, कैसे निकाल सकते हैं? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर तो याद हो ही होगा आपको, 19 होता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p6 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हो गए? 6 4 10, 2 12, 18, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मतलब क्या है? ये दे सकता है, तो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसलिए पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या निकली? +1। अब ये 2 है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीशियम की पूछी है, ऑक्सीजन की तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं। ये भी आपको होमवर्क में आप निकाल लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे निकालते हैं वो आपको इसकी हेल्प से, जो मैंने पोटेशियम की निकाली है एज इट इज़ आपको ऑक्सीजन की भी निकालना है, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर -2 होती है। अब यहाँ पर कितना है? 4 है इसलिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 0 कर दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगी। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज है ये, Mn। तो यहाँ पर होगा 2 Mn -8 = 0। Mn कितना मिला? -6 = 0। तो Mn की वैल्यू कितनी मिली? +6। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई? +6। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो इस मेथड के द्वारा। कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिनकी इस मेथड के द्वारा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलती है, वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर।
पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, पेपर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।